आवाज आ रही है क्या? एक बार कमेंट करके बताइएगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही होगी आई थिंक, तो कमेंट करके बताइएगा आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही होगी तो चलो ठीक है। बच्चे पता नहीं क्यों अभी आप लोग प्रेजेंट हो नहीं, तो चलिए ठीक है स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग टर्मिनल वोल्टेज देख रहे थे। आवाज आ रही है ना? एक बार कमेंट कर दो, आवाज आ रही है नहीं आ रही है, जल्दी से बताओ भाई। आवाज आ रही है? ओके। ये थोड़ा सा लैप टेक्निकल इशू होता है, इसलिए मैं आवाज के लिए बार बार पूछ लेता हूँ, ठीक है। चलिए, आई होप कोई इशू नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने टर्मिनल वोल्टेज के बारे में देखा था। टर्मिनल वोल्टेज से पहले हम लोगों ने दो केस देखे थे कि चार्जिंग बैटरी, डिस्चार्जिंग बैटरी। चार्जिंग बैटरी और डिस्चार्जिंग बैटरी का कॉन्सेप्ट देख लिया था। उसके बाद टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है ये भी देख लिया था कि डिस्चार्जिंग के केस में चार्जिंग बैटरी का देख लिया था टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। याद होगा, उसका ग्राफ भी हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग बात करेंगे पिछले लेक्चर में क्या किया था, डिस्चार्जिंग बैटरी। मतलब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने याद करो कि ग्राफ कुछ ऐसा बनाया था, ऐसे करके, और उसकी वी टर्मिनल की वैल्यू आई थी ई माइनस ऑफ आई आर। ये आई वर्सेस वी टर्मिनल का ग्राफ बनाया था किसके लिए? डिस्चार्जिंग के लिए। किसके लिए? डिस्चार्जिंग के लिए। अगर आपको याद होगा तो डिस्चार्जिंग के लिए हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिया था। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं चार्जिंग के लिए। चार्जिंग के लिए मतलब कि बैटरी जो है चार्जिंग में मोड पे है। मतलब ये मान लेते हैं कि बैटरी है और इसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, और ये इसका ईएमएफ ई, और ये वीए है और ये वीबी है। मतलब ये समझिएगा कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस इसके अंदर है लेकिन इसको बगल में दिखाया जा रहा है। तो वी टर्मिनल की वैल्यू क्या लिखूंगा? चार्जिंग मोड पे है बैटरी, तो इसका मतलब करंट जो है वो पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव टर्मिनल में, बड़े वाले टर्मिनल में इंटर करेगी और छोटे वाले टर्मिनल से बाहर निकलेगी। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव वाले टर्मिनल में इंटर करेगी। तो ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ लिखे तो वी ए, अब देखो अगर हम करंट की डायरेक्शन में मूव करें तो अगर आपको याद होगा कि करंट की डायरेक्शन डिसाइड नहीं करता, ये हम दिखते हैं बैटरी के केस में कौन से वाले टर्मिनल से कौन से वाले टर्मिनल की ओर मूव कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा वी ए माइनस ई माइनस ऑफ आई आर इज इक्वल्स टू वी बी। तो यहाँ से देखिए, अगर आपको याद होगा, हायर टर्मिनल ऑफ वोल्टेज माइनस लोअर टर्मिनल ऑफ वोल्टेज, दैट इज वी ए माइनस, ये हायर टर्मिनल ऑफ वोल्टेज है, ये लोअर टर्मिनल ऑफ सॉरी ये हायर टर्मिनल ऑफ बैटरी है, ये लोअर टर्मिनल ऑफ बैटरी है, इसी को तो वी टर्मिनल बोलते हैं। ये हो गया आपका आई प्लस ऑफ, सॉरी ये कैपिटल आर नहीं है, स्मॉल आर है, और ये हो जाएगा ई प्लस ऑफ आई इंटू स्मॉल आर। मतलब चार्जिंग केस में वी टर्मिनल की वैल्यू होते हैं ई प्लस ऑफ आई आर। ध्यान दीजिएगा, वी टर्मिनल की वैल्यू चार्जिंग के केस में, ये तो हम लोगों ने कल कर लिया था, ऊपर जो मैंने बताया ये हम लोगों ने कल कर लिया था। तो ये हो गया चार्जिंग केस के लिए। तो अगर वीटी वर्सेस आई का ग्राफ बनाइएगा तो बताइए, वीटी वर्सेस आई का ग्राफ बनाइएगा तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका वीटी वाई एक्सिस में और करंट एक्स एक्सिस में, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। और इसका जो स्लोप होगा, ये जो इसका tan थीटा की जो वैल्यू होगी, ये आपको रेजिस्टेंस बताएगा, और ये ऑब्वियस सी बात है ये ई की वैल्यू बताएगा। आर इज इक्वल टू 0 पे वी टर्मिनल की वैल्यू ई हो जाएगी। अच्छा, क्या अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए हैं, क्या चार्जिंग कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू 0 हो सकती है? मेरा आंसर है नहीं, वी टर्मिनल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती इन केस ऑफ चार्जिंग। लेकिन डिस्चार्जिंग कंडीशन में 0 हो सकती थी, ये बात याद होगा। ई माइनस ऑफ आई आर होता था, देखो ना, ई माइनस ऑफ आई आर होता था डिस्चार्जिंग कंडीशन में। लेकिन चार्जिंग कंडीशन में वी टर्मिनल की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकती। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आप चाहे तो याद रख सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हो गया, वी टर्मिनल की वैल्यू बैटरी के अक्रॉस चार्जिंग में है या डिस्चार्जिंग में है, ये छोटी छोटी चीजें मैंने बता दी आपको। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लो एक जो ट्रिक मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ाया था, आप लोगों को भी थोड़ा सा बता देता हूँ, बस बहुत बेसिक है कि देखो, अगर मान लो कि एक ब्रांच है, सर्किट का एक ब्रांच है जिसमें कि बहुत सारे रेजिस्टेंस दे रखे हैं, और इसके अक्रॉस मान लो सपोज करो बहुत सारे रेजिस्टेंस है, और इन सभी रेजिस्टेंस का आप लोगों ने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया। मतलब सपोज करो कि बहुत सारे रेजिस्टेंस है जिसके कारण आपने उस पूरे ब्रांच में कुछ रेजिस्टेंस ही था, सारे रेजिस्टेंस था,
तो उसका आप आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हो। अगर इसके अक्रॉस आपको भी टर्मिनल वोल्टेज आपको पता है, मतलब कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो आप करंट की वैल्यू क्या लिखोगे, करंट की वैल्यू लिखोगे डेल्टा वी बाई आर। डेल्टा वी क्या लिखिएगा, करंट। अगर आपने करंट की डायरेक्शन ऐसे मानी है और आपको पता है कि करंट जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, तो करंट की डायरेक्शन अगर आपने ऐसी मानी है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा वी ए माइनस वी बी अपॉन आर इक्विवेलेंट। जो भी मैंने क्या बोला कि अगर किसी ब्रांच में ओनली रेजिस्टेंस है तो आप डायरेक्टली डेल्ट वी इक्वल्स टू आई आर लगा सकते हो, क्योंकि where V is equals to potential difference across that resistance and R is the total resistance of that branch, ये आप डायरेक्टली लगा सकते हो। लेकिन मान लो कि कोई एक ब्रांच दे रखा है, उसमें रेजिस्टेंस तो है भैया लेकिन बैटरी भी बहुत सारी है। कई लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान है, ई इक्विवेलेंट निकाले आर इक्विवेलेंट निकाले उससे आंसर आ जाएगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है, ध्यान से देखो। अब जैसे मान लो ये R1 दे रखा है, ये तो आपका कौन सा केस था, अगर ओनली रेजिस्टेंस दे रखा है और उसके उस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो आई इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई आर इक्विवेलेंट। डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ओनली रेजिस्टेंस है तो। लेकिन जब रेजिस्टेंस भी है बैटरी भी है, जैसे मान लो ये E1 बैटरी हो गया, ये R2 रेजिस्टेंस हो गया, ये E2 बैटरी हो गया, ये R3 रेजिस्टेंस हो गया। अगर आपको इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता है, जैसे मान लो यहाँ का पोटेंशियल वी है और यहाँ का पोटेंशियल वी भी है, तो आपको बोले करंट की वैल्यू लिखो, तो मेरा ये कहने का मतलब है करंट की वैल्यू हम आराम से लिख सकते हैं। कैसे, आप करंट की कोई भी डायरेक्शन मान लो, अब उस डायरेक्शन के हिसाब से लिखना। मान लेता हूं कि करंट की डायरेक्शन इधर है, या सपोज करो उस तरफ है, मतलब करंट की डायरेक्शन बी से आ रही है और आपके ए पे जा रही है, ऐसे करके करंट की डायरेक्शन है, उसकी वैल्यू को मैंने आई मान लिया। तो इस आई की वैल्यू को लिखूंगा, ध्यान से देखो, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फर्स्ट पोटेंशियल, तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है ऐसे करके, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फर्स्ट पोटेंशियल दैट इज वी बी माइनस फाइनल पोटेंशियल, तो माइनस पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल वी ए है, प्लस माइनस ऑफ ई। प्लस माइनस ऑफ ई मतलब क्या होता है, प्लस माइनस ऑफ ई, प्लस माइनस ऑफ ई, समझिएगा, प्लस माइनस ऑफ ई लिखेंगे। ध्यान से देखिएगा, सर करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन सेंड किया था, उसका अप्रोच प्लीज बता दीजिए। बेटा इतने सारे क्वेश्चंस बच्चे सेंड करते हैं, मुझे थोड़ा पता रहता है कि कौन सा किस बच्चे ने देखा है। अगर मैंने देखा होगा तो बता दूंगा। अब 20 थ्योरी में ऐसे पूछोगे तो सिंपल सी बात है, नहीं होगा, पॉसिबल ये नहीं है मेरे लिए। प्लीज थोड़ा सेंसेबल बात किया कीजिए, अब तक बकवास मत किया कीजिए ना। अपॉन मैं बोल रहा हूँ V इनिशियल माइनस V फाइनल प्लस माइनस ऑफ E अपॉन R टोटल। R टोटल यहाँ पे क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। अच्छा, प्लस माइनस ऑफ E का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे द्वारा बनाया हुआ मतलब एक ऑब्जर्वेशनल ट्रिक है, ट्रिक की तरह आप ले सकते हो। मैं इसलिए इसको बताता हूँ क्योंकि देखो कई बार ये चीजें आपको आसान कर देता है। कई अगर आप जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस करोगे तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी, जो कि बहुत लंबे टाइम में आप पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर करंट की वैल्यू लिखते हैं, तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है। अगर आपका बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग कंडीशन में, याद रखिएगा डिस्चार्जिंग कंडीशन में है तो प्लस ऑफ ई लीजिए। अगर कोई बैटरी उस करंट के कारण चार्जिंग कंडीशन में आ गया है तो माइनस ऑफ ई लिखिए। जैसे ये दोनों बैटरी डिस्चार्जिंग कंडीशन में है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस ऑफ E1 प्लस ऑफ E2, आपको ये लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, प्लस ऑफ E1 माइ प्लस ऑफ E2 आपको लिखना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन कर लेते तो आपको ज्यादा आसान से समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन करके बताइए, या चलो इस वाले में भी कुछ बना देते हैं, इसमें भी बना देते हैं, रुको थोड़ा सा और बना देते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से सोच समझ के क्वेश्चंस उठाया है, ये मान के चलो कि ये क्वेश्चन मैंने बस अपने से बनाया है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको,
चलिए बनाइए। इस बैटरी के थ्रू ये 5 वोल्ट की 15 वोल्ट की बैटरी दे रखी है, इससे कितना करंट पास कर रही होगी। मान लो ये क्वेश्चन आपको दिया रहता तो आप किस तरीके से करते, ये आप थोड़ा सा सोचिए। ऐसे ही बनाया हूँ, अपने से दिमाग में आ गया तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए कीजिए इस क्वेश्चन। आपको बोला जाए ये 15 वोल्ट की बैटरी के थ्रू करंट कितनी फ्लो करेगी और उसका डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है, इस करंट का डायरेक्शन किधर होगा। इसका डायरेक्शन किधर होगा। भाई ये डायरेक्शन मैंने बना दिया तो उसका मतलब ये समझ लेना है कि सर भी गधे रहे हैं, डायरेक्शन अपने से बता दे रहे हैं। डायरेक्शन भी आपको खुद से बतानी है। करंट किधर होगा, करंट की वैल्यू क्या होगी, और डायरेक्शन किधर होगा ये भी आपको बताना। चलो डायरेक्शन बताने के लिए चलो ये ए पॉइंट मार्क कर देता हूँ, ये बी पॉइंट मार्क कर देता हूँ। आप ये भी बता दीजिए कि ए से बी होगा या बी से ए होगा डायरेक्शन ऑफ करंट। बेटा एक बात समझिएगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं मुझे क्वेश्चन सेंड करते हैं और ऑब्वियस सी बात है मैं बहुत सारे बच्चों को रिप्लाई भी करता हूँ। कई बार बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई नहीं भी जा पाता है, तो उसके लिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यही बोलूँगा कि अकेला इंसान हो, इंसान ही समझना। कई बार क्या होता है कि आप ही सिर्फ नहीं भेजते हो, मेरे पास हर एक घंटे 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं। लॉजिकली सोचना कि एक दिन में कम से कम नहीं तो कम से कम ये मान के चलो 30 से 40 क्वेश्चंस मुझे बच्चे भेजते हैं। अब आप ही नहीं हो अकेले, 30 से 40 क्वेश्चन भेजते हैं, सबका मतलब कि मुझे ऑडियो में उसका सॉल्यूशन बताना या अप्रोच बताना मेरे लिए कितना हेक्टिक होता होगा। उसके बाद क्लासेस भी लेनी है, तो अगर किसी का छूट जाता है तो उसके लिए ये मत सोचना कि साला मेरे को कैसे नहीं बताया, हरामी है। यही सब चीज़ें दिमाग में मत लाना प्लीज़, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि वहीं पे पूछा कीजिए। मैं क्लास के बीच में आपकी चाह के भी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक बच्चे के लिए सारे बच्चों का टाइम का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं आपको बता रहा हूँ उसका मतलब कि आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं और सब बच्चे तो ये सोचेंगे सारा क्या बता रहे हैं। तो वही बात है कि आप प्लीज़ क्लास में मत पूछा कीजिए जो भी है। ओके, करंट मान लो कुछ भी, जैसे मान लो कि मैं इसमें करंट अच्छा, कई लोग सोचेंगे कि कैसे करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब देखो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगर तुम सोचो तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया 0, यहाँ का पोटेंशियल हो गया 0, और यहाँ का पोटेंशियल हो गया 15, यहाँ का पोटेंशियल हो गया 15, और यहाँ का पोटेंशियल हो गया 15। ठीक है, अब भैया क्या करें, तो चलो पहली बार में करंट मानता है, चलो ठीक है देख लेते हैं। इसमें करंट मान लिया I1 इधर से, इसमें करंट मान लिया I2 इधर से। अगर I1 I2 की वैल्यू नेगेटिव में आ गई तो जस्ट अपोजिट कर दूंगा, यानी इसमें भी करंट हो गई I1, इसमें भी करंट हो गई I2, और इस पे करंट हो गई I1 प्लस I2। ठीक है, अगर ऑब्वियस ही बात है डायरेक्शन कुछ अलग हो जाएगी तो उस हिसाब से देखेंगे। अब I1 की वैल्यू बताओ क्या लिखोगे, मैं I1 की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखा। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फर्स्ट पोटेंशियल दैट इज 15 माइनस 0। देखो ध्यान से 15 माइनस 0। अब अच्छा ये क्या है, ये अगर तुम ध्यान से देखो तो ये किस मोड में चला गया, मुझे लगता है ये वाली जो बैटरी है डिस्चार्जिंग कंडीशन में चली गई, तो ये लिखेंगे -10। ये है आपका डिस्चार्जिंग कंडीशन में करंट की डायरेक्शन, देख रहे हैं ना करंट ऐसे है, तो ये हो गया +6। फिर ये वाली बैटरी भी हो गई डिस्चार्जिंग कंडीशन में, तो ये भी +6 आ जाएगा। अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या 5 2 5 2, तो ध्यान दो कितना अच्छा डायरेक्ट 5 2 7 7 दूना 14, तो ये हो गया 14। तो I1 की वैल्यू इतनी आएगी, ये देख लीजिएगा कि जैसे भी करके देख लो, मुझे तो लगता है I1 की वैल्यू इतनी ही आएगी। अब एक बात बताना बेटा, I1 की वैल्यू इतनी आ चुकी है, इसी तरीके से क्या I2 की वैल्यू लिख सकते हो। चलो यहाँ पे I2 की वैल्यू लिखते हैं, बहुत प्यार से लिखते हैं, ध्यान से देखो। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फर्स्ट पोटेंशियल दैट इज 15,
तो ये हो गया 15 माइनस फाइनल पोटेंशियल 0। ये है, ये बताओ ये कौन से मोड पे है? ये मुझे लगता है डिस्चार्जिंग मोड पे है, सॉरी चार्जिंग मोड पे, क्योंकि करंट जो है ना ये इंटर कर रही है। तो ये हो गया -3 और ये हो गया +4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 5 3 2 5 3 8 10, तो ये हो गया 10। तो ध्यान से देखिए यहाँ से आपका I2 की वैल्यू आ जाएगी, जो यानी हम लोगों ने जो करंट की डायरेक्शन मानी थी वो सही है, क्योंकि अगर I2 की वैल्यू नेगेटिव आ गई होती तो उसका मतलब होता है जो डायरेक्शन हम ऐसे मान रहे हैं असल में ऐसे होती। तो भैया अगर इसके थ्रू कितनी करंट गई? I1 + I2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितने लोगों से सही था? चार्जिंग हो रहा है, चार्जिंग हो रहा है तो +10 करेंगे। अगर चार्जिंग के केस में माइनस करते हैं और डिस्चार्जिंग के केस में प्लस करते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये देखो ना ध्यान से, ये जो करंट है इंटर कर रही है तो ये चार्जिंग कंडीशन पे, तो चार्जिंग के कंडीशन पे माइनस करते हैं और डिस्चार्जिंग के कंडीशन में प्लस करते हैं। प्लस माइनस ऑफ ईएमएफ बोला था ना, तो प्लस होता है, ध्यान से देखना, डिस्चार्जिंग के लिए और माइनस क्या होता है? चार्जिंग के लिए। याद रखिएगा, ये मैं तरीका भी बता दूंगा आप कैसे बोल सकते हो। ये भी तो चार्जिंग में है तो इसलिए तो मैंने यहां माइनस लिखा है। ठीक है, चलिए ये देखिए क्वेश्चन कितना आसानी से हो गया। अगर यही तरीका आपको, देखो ध्यान से सुनना, यही तरीका अगर आपको नहीं पता होता बेटा तो आप क्या करते? अब सोचो आप क्या करते? रूट लगाते, इसमें लगाते, इसमें लगाते, करते आप। फिर चार्जिंग के केस में माइनस, अब कई लोगों को समझ में आता है ये फॉर्मूला आप लाए कहां से? बहुत आसानी से लेके आ गया। चलो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर तुम्हें ध्यान से देखो तो ये मैंने कहीं कोई भाई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा हो बेटा, बहुत बड़ा तीर नहीं मारा हो। ध्यान से देखो, ऐसे 3 का ले लेते हैं। जैसे मान लो ये R1 है, ये E1 है, ये R2 है, ये E2 है, ये R3 है। यहाँ का पोटेंशियल चलो VA मान लेते हैं और ये यहाँ का पोटेंशियल VB मान लेते हैं। चलो करंट की डायरेक्शन यहाँ I मान लेते हैं। चलो ऐसे करके, और करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे करके मूव कर रहे हैं। तो ध्यान से देखना, अगर तुम लिखोगे तो लिखोगे VA माइनस ऑफ I R1 माइनस ऑफ, ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ध्यान से देखो तो क्या लिखोगे? माइनस ऑफ E1 लिखोगे। ध्यान से देखो, माइनस ऑफ E1 माइनस ऑफ I R2, ध्यान से देखो, और ये लिखोगे प्लस ऑफ E2 माइनस ऑफ I R2 इज इक्वल्स टू VB। तो ध्यान से देखिए, अगर इसको लिखिएगा तो लिखिएगा VA माइनस VB प्लस ऑफ E2 माइनस ऑफ E1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल्स टू I। तो देख लीजिए वही चीज आ रहा है। तो मैंने यार तुम्हें तरीका भी बता दिया, मेरा बस सिंपल सा है यार। कोई भी टीचर कुछ भी बोले, ट्रिक व्रिक ये वो मैं नहीं मानता हूँ। मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता हूँ हमेशा से। मुझे कभी ये बात नहीं बोलो कि तुम्हें देखते रहो बेटा मैंने ये चीज बहुत किया। अरे ऑब्जर्वेशन है भाई, यही ऑब्जर्वेशन मैंने देखा तो सोचा बच्चों के साथ शेयर कर दूं। तो देखो E2 वाला, देखो E2 वाला जो था ये डिस्चार्जिंग कंडीशन में था तो उसके लिए प्लस आ गया, और ये चार्जिंग कंडीशन में था देखो इसके लिए माइनस आ गया। कोई बहुत बड़ा काम मैंने नहीं किया, बस यही होता है कि जब आप चीजों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हो और उसको देखते हो क्या ये 100% सही है हर केस के लिए, तो वही चीज ट्रिक बन जाती है। ट्रिक भी स्पेसिफिक कंडीशन के लिए लगता है, लेकिन ये कोई भी एक स्पेसिफिक कंडीशन के लिए नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आया। अगर पहला पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल E2 माइनस E1, चले जो भी है। चलो ठीक है, हो गया, अच्छी बात है, जिसको समझ में आया अच्छी बात है। चलिए अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तो आप लोगों को पता ही होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पहले हम लोग बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर देखा जाए तो इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं किसी को। ये सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो ये सब छोटी छोटी बातें तो आपको पता होगा। मान लो यहाँ का पोटेंशियल VA है, यहाँ का पोटेंशियल VB है, और
अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रही है तो सिंपल सी बात है, आप बोल सकते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब ही होता है कि सभी सभी जितने भी रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं सबके सबके थ्रू करंट की वैल्यू सेम होगी। तो मतलब इसके थ्रू जो करंट पास कर रही होगी इसके थ्रू भी यही करंट पास कर रही होगी, इसके थ्रू भी वही करंट पास कर रही होगी। सीरीज कॉम्बिनेशन की यह ब्यूटी होती है, मतलब कि सभी रेजिस्टेंस में करंट सेम होगा। जैसे मैं बोला, याद करो कि ये क्वेश्चन भी कराया था कि इसमें अगर एक छोटा छोटा पार्ट ले लो एलिमेंट का, तो ये सभी सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों? क्योंकि सभी एलिमेंट के थ्रू करंट पास हो रही है, सेम अमाउंट ऑफ करंट पास कर रही है, इसलिए आप ये बोल सकते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट तो बढ़ता नहीं है, करंट की वैल्यू सेम रहती है, लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब पोटेंशियल बढ़ता है। तो इसके अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो इस पूरे जो ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डेल्टा वी, जिसको हम लोग VA माइनस VB बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग लॉजिकली देखो करंट की डायरेक्शन इधर मान रहे हैं, तो दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें याद रखिएगा। ठीक है, ओके। अब एक बात बताइए कि अगर करंट अगर तुम देखो करंट सभी में सेम है, तो अगर मैं मान लूं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V1 है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V2 है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V3 है, तो क्या आप डेल्टा V1 को ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। इसकी अगर मैं इसमें ओम्स लॉ लगाना चाहता हूँ तो इसी का पोटेंशियल डिफरेंस, इसी का करंट और इसी का रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो देख लीजिए। इसी तरीके से आप बोल सकते हो डेल्टा V इज इक्वल टू I R, डेल्टा V2 इज इक्वल टू I R2। इसी तरीके से बोल सकते हो डेल्टा V3 इज इक्वल टू I R3। तो यहाँ से आप एक बात बोल सकते हो, डेल्टा V1 इज टू डेल्टा V2 इज टू डेल्टा V3 इज इक्वल टू R1 इज टू R2 इज टू R3। मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस जो बटेगा वो रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में बटेगा। वो ऐसे भी बोल सकते थे V इज इक्वल टू IR होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल बढ़ता है और करंट सेम रहता है। और अच्छा, R इक्विवेलेंट क्या होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में? ये तो लल्लू वाली बात है, R1 प्लस R2 प्लस R3। कई लोग बोल रहे होंगे साला ये नहीं बताया, तो ये मैं ये मानता था कि तुम्हें पता है, तो इसको बताने की क्या जरूरत है, लॉजिकल बात है। तो मतलब पोटेंशियल जो बटेगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन में वो रेजिस्टेंस के डायरेक्ट रेशियो में बटेगा। एग्जाम्पल के लिए इसको बहुत छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे साला एडवांस का पढ़ा रहा है और मेन से भी लो लेवल का पढ़ा रहा है, तो बेटा ठीक है, जैसा आपको लगे, मैं तो बेसिक से लेके चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब जैसे मान लीजिए कि इस पूरे ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जैसे सपोज करो 10 वोल्ट है, ये 1, 2 और ये 3 ओम है, तो आपको बताना है कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो मुझे ये कहना है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा डेल्टा V1, उसको मैं लिख सकता हूँ कि इस पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है 10, तो 10 लिखो। और इसका रेशियो कितना, अगर इसके अक्रॉस डेल्टा V1 डेल्टा V2 डेल्टा V3 है, तो ये 1:2:3 के रेशियो में बटेगा पोटेंशियल। तो इसको इसके रेशियो से मल्टीप्लाई, इसके रेशियो डेट इज रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, डेट इज 1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस का सम या टोटल रेशियो का सम, डेट इज 1 + 2 + 3। इसी तरीके से इसका डेल्टा V2 कितना लिखोगे 10 इंटू इसके रेशियो से इसका मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए अपॉन टोटल रेशियो का सम। ये लॉजिकल बात है। इसी तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो 10 इंटू 3 अपॉन 1 + 2 + 3, मतलब इसके जिसका जो रिस्पेक्टिव रेशियो उसके रेशियो से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन टोटल रेशियो का सम कर दीजिए, तो आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। मतलब ये बहुत बेसिक मैथ का सवाल है और इसमें कोई फिजिक्स है नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल किस तरीके से बढ़ता है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है और करंट बढ़ता है। ध्यान से समझिएगा, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, मतलब कि करंट को पास होने में रुकावट। तो मैं इसको हमेशा इसी तरीके से समझाता हूँ कि रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट। तो करंट उस वाले ब्रांच में ज्यादा होगी जिस रास्ते में रुकावट कम होगी। करंट को एक आदमी मान लो, तो उस आदमी के पास 2 रास्ते हैं, एक में रुकावट ज्यादा है, एक में रुकावट कम है, तो वो उस रास्ते को प्रीफर करेगा जिस रास्ते में रुकावट कम होगी। तो लॉजिकली करंट उस रास्ते में ज्यादा जाएगी जिस रास्ते में रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये चीज यहाँ पे लागू भी होती है, ऐसा नहीं है थ्योरेटिकल चीज है, ये लागू भी होती है। जैसे मान लो कि 2 रेजिस्टेंस दे रखा है R1 और R2 और यहाँ से करंट आ रही है I, तो ऑब्वियस सी बात है पैरेलल कॉम्बिनेशन की खासियत ये होती है दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन करंट जो है वो बढ़ता है। मान लो यहाँ पे I1 है और ये करंट I2 इधर गई, तो I1 की वैल्यू क्या लिखेंगे? अगर तुम ध्यान से देखो तो I1 इंटू R1
इक्वल्स टू, आप ध्यान से लिख सकते हो I2 इंटू R2। ये कैसे लिखा, ध्यान से देखो, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। ध्यान से देखो ना, इसका करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, इसी तरीके से इसका करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब ये कहां से आया, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो यानी आप लिख सकते हो I1 बाई I2 की वैल्यू हो जाएगी R2 बाई R1 के बराबर, या आप ऐसे भी बोल सकते हो I1 इज टू I2 की वैल्यू 1/R1 इज टू 1/R2 के बराबर हो जाएगी। कोई अलग बात नहीं है, एक ही बात मैंने बोला। तो देखो I1 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, I1 की वैल्यू लिख सकते हो, टोटल करंट I थी, इसको रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बढ़ना है, तो ये लिखोगे I इज टू, I1 का रेशियो क्या है रेजिस्टेंस के रेस में, ये 1/R1 है, तो ये 1/R1 हो गया, और ये हो गया 1/R1 प्लस 1/R2, टोटल रेशियो का समेशन। इसी तरीके से I2 की वैल्यू भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर्किट एनालिसिस में हम लोग आगे बढ़ेंगे, नोडल एनालिसिस होने के बाद मैं ये मानूंगा कि आपका 70% करंट इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है। ठीक है, चलिए, तो ये थ्योरी मैंने आप लोगों को बता दिया। सीरीज पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियस ही बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2। ये छोटी सी बात है, ये नहीं भी बताता तो 90% बच्चों 100% बच्चों को तो आता ही है। बस एक क्वेश्चन और पूरा का पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बताइए। पूरा दिन नहीं है बेटा, जल्दी जल्दी बताइए। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, क्लियर है, ओके। लास्ट क्वेश्चन सीरीज पैरेलल से रिलेटेड, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। फाइंड करंट थ्रू वायर ए एंड बी। चलिए, फाइंड करंट थ्रू वायर ए एंड बी। फाइंड करंट थ्रू वायर ए एंड बी। इस वायर से कितना करंट पास कर रही होगी और इस वायर से कितनी करंट पास कर रही होगी, ये बताइए। चलो निकालो भाई, फाइंड करंट थ्रू वायर ए एंड बी। चलो निकालो। करंट इलेक्ट्रिसिटी का डीपीपी करंट की आज मैं मतलब कि लेक्चर्स जो है ना, वो मैं ये कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, उसके नीचे आपको जो नोट्स होंगे उसमें आपको दिख जाएगा। ठीक है, ए में कितना करंट है, बी में कितना करंट है, ये दोनों बताना है आपको।
चलिए बहुत टाइम लगा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर इसका 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 ईएमएफ 10 वोल्ट दे रखा है तो मतलब इसके टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट होगा, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो सिंपल सी बात है कि डिस्चार्जिंग कंडीशन में बैटरी जो होगी उसके अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज तो उसके ईएमएफ के बराबर ही हो जाएगा, मतलब 10 वोल्ट हो गया। अगर ये 0 है तो याद करो बताया था कि कनेक्टिंग वायर्स के अक्रॉस पोटेंशियल सेम माना जा सकता था, मतलब ये भी 0 हो गया, ये 0 हुआ तो ये भी 0, फिर यहाँ से कनेक्टिंग वायर स्टार्ट हो गई, इन सभी पॉइंट का पोटेंशियल सेम और फिर ये 0 हो गया। तो ध्यान से देखो, इस पॉइंट का 0, इस पॉइंट का 0, इस पॉइंट का 0, अगर ये 10 है तो मतलब इस पॉइंट का 10 हो गया और इस पॉइंट का 10 हो गया। तो ध्यान से देखो, एक कलर से मैं मार्क कर देता हूँ, तो देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल 10, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, इस पॉइंट का पोटेंशियल 10, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0। मुझे लगता है अब आप डायरेक्टली आराम से निकाल सकते हो। इस वाले देखो, इस वाले ब्रांच को अगर ध्यान से देखो तो इसमें जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है और रेजिस्टेंस भी पता है। तो ध्यान से देखिए, जो करंट जो फ्लो करेगी वो फ्लो करेगी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की ओर, और उसकी वैल्यू होगी 2 एम्पियर। ध्यान से देखो, डेल्टा V बाई आर करोगे तो डेल्टा V 10 है अपॉन आर, तो देखिए यहाँ हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो दिस इज 10 और ये 0, तो पोटेंशियल दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल, ओनली देयर इज ओनली अ रेजिस्टेंस दैट इज 10 ओम, तो रजिस्ट करंट की वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर इस तरफ। तो ध्यान से देखो, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो करेगी 1 एम्पियर। तो मतलब अगर इधर से आए 2 और इधर से आए 3 तो इस वाले ब्रांच में चली जाएगी 3 एम्पियर। सोचो ना, ये 2 एम्पियर इस वाले जंक्शन की ओर आ रही है और इधर से 1 एम्पियर आ रही है, तो इस वाले जंक्शन मतलब बी में करंट हो गई 3 एम्पियर। अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं। अगर इसमें तुम ध्यान से देखो तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें जो करंट हो जाएगा ये 10 से 0 की ओर जाएगी, क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट की फ्लो होती है, और उसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा V बाई आर, डेट इज 5/3। ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 5/3। तो इस वाले जंक्शन में ध्यान से देखो तो इधर जा रही है करंट 1 एम्पियर और इधर जा रही है 5/3 एम्पियर। तो मतलब इसमें लॉजिकली करंट आई होगी 1 प्लस 5/3। तो वही चीज लिख लीजिए। तो किसी का भी आंसर सही नहीं हुआ, तो 1 प्लस 5/3। तो ए में करंट हो गया 1 प्लस 5/3 एम्पियर और बी में करंट हो गया 3 एम्पियर। तो दिस इज द आंसर। कैसे 14/3 हो गया, मुझे तो ये बात समझ में नहीं आया। गधेड़े हो क्या? ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले तो ये बताओ, ये समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, ये समझ में आया या नहीं आया? ये तो मैंने बस इसलिए बनाया था कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए। ये तो डॉट डॉट मैंने इसलिए मिटाया कि आपको समझ में आए, ठीक है, और कोई बात है नहीं। तो ये आपका हो गया। मैं ए में करंट हो गया 1 प्लस 5/3। अब कई लोग सोचेंगे, एक बात सुनना, कई लोग क्या सोचेंगे कि सर इस वाले ए वाले ब्रांच को देखो, इसको मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। ए वाले ब्रांच को आप ध्यान से देखो, ये जो ए वाला ब्रांच है इसमें आप करंट बता रहे हो 1 प्लस 5/3 एम्पियर। इसमें तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया 10 वोल्ट। अगर तुम यहाँ देखो तो यहाँ का पोटेंशियल 10 और यहाँ का पोटेंशियल भी 10। तो सर इस वाले ब्रांच में तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो और रेजिस्टेंस भी 0 है, तो कैसे आप बोल सकते हो कि करंट आया होगा? क्योंकि हम लोग यही तो मानते हैं, कनेक्टिंग वायर में जो करंट होता है वो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है और रेजिस्टेंस भी 0 होता है। तो अगर तुम ध्यान से देखो, मैंने ये बोला था कि हम लोग फॉर सर्किट एनालिसिस पोटेंशियल डिफरेंस को 0 सेम मान सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली सेम होता नहीं है। एक्चुअली में यहाँ का पोटेंशियल अगर 10 है तो यहाँ का पोटेंशियल एक्चुअली में 9.9999 कुछ होगा, और इसका भी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट, ये ग्रीन वाले पार्ट का रेजिस्टेंस 0 नहीं है, ये कुछ होगा, 0 से थोड़ा ज्यादा होगा। मतलब जो करंट होता है वो होता है डेल्टा V बाई आर। अब देखो ध्यान से देखो, V इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0, R इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0, तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। तो 0/0 फॉर्म फाइनाइट हो सकता है, जैसे याद करो sin x by x लिमिट टेंडिंग टू 0 इज 1। तो उसी तरीके से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये अगर इसका लिमिट निकालोगे तो कुछ वैल्यू आएगा ना, तो वही आ रहा है 1 प्लस 5/3। तो इसको आप लोगों को ये बात दिमाग में रखना है कि भैया भले ही पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, रेजिस्टेंस भी 0 दिख रहा है, दिस इज 0/0 फॉर्म, तो इसकी वैल्यू फाइनाइट आ सकती है। इसी तरीके से आप बी वाले के लिए भी सोच सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ एक्चुअल एक्सप्लेनेशन कि किस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द गुड क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, जिसको बनना चाहिए था आप लोगों से,
जब भी इस तरह का केस आए कि किसी कनेक्टिंग वायर में, ध्यान से सुन लो, हिंट है आप लोगों के लिए, जब भी एक आपको दिखे कि कोई कनेक्टिंग वायर है जिसका कि रेजिस्टेंस जीरो है और जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो है, खट से कभी मत बोल देना कि उसमें करंट जीरो होगा। हो सकता है कि वहां पे कोई और तरीके से यूज करके बाद में लास्ट में किरचॉफ फर्स्ट लॉ का यूज होके उसमें कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू जरूर आएगी। जैसे एक क्वेश्चन आपका 2019 जेईई मेंस में आया था, ये ऑलरेडी मैंने क्लास में उस साल करवाया भी था, ये सेम क्वेश्चन, मतलब इस सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया भी था। अब मेरे जो भी ऑफलाइन बच्चे उनको मैं बताता भी हूँ तो गर्व से बताता हूँ, बेटा ये सेम क्वेश्चन करवाया था और उसी साल जेईई मेंस में आ भी गया था। तो कोई जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो। अगर मान लो इसको मैं मान लूँ 5 ओम और दिस इज 3 ओम और दिस इज 7 ओम, 7 नहीं लेते, रुको, दिस इज 10 ओम, दिस इज 12 और दिस इज 3 ओम। अब ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, दिस इज 10 वोल्ट। तो आपको बता रहा है कि आपको बताना है ए बी जो कनेक्टिंग वायर है इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। हेलो, आज आप क्लास में कुछ भी नहीं है?
ओके ओके ओके, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मैं गया था तो पानी नहीं पीने। चलिए ठीक है। अब कई बच्चे सोचेंगे सर इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहला मेरा तरीका ये होता है कि ये दोनों देखो, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये दिस टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड टू दिस रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो 5 और 10 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 5 × 10/15। ध्यान से देखिए, देखोगे ना, अगर दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो सिंपल सी बात है, उसका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R1 R2 / R1 + R2। तो ध्यान से देखिए, R1 R2 / R1 + R2 लिखोगे तो दिस इज व्हाट 10/3। तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा 10/3। ध्यान से देखो, और ये कितना हो जाएगा 12 × 3/15। तो ये हो जाएगा 12/5। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन गंदा होगा बेटा, ये आपको आ गया। तो आप नेट करंट निकाल लेना, ध्यान से सुनना। तो आपका दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ने के बाद इसका नेट करंट आ जाएगा, मतलब ये करंट कितना हुआ ये आपको पता चल जाएगा। अरे करंट की वैल्यू टोटल यही आएगी ना। ये दोनों को जोड़ने के बाद ये हो जाएगा 10/R इक्विवेलेंट। समझ रहे हो, 10/R इक्विवेलेंट। तो ये करंट अगर आपको पता चल गया तो करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बटेगा। तो यहाँ और यहाँ का करंट पता चल जाएगा। फिर यही जो करंट होगी इन दोनों ब्रांच में भी यही होगी, लेकिन इसके हिसाब से अब इनवर्स रेशियो में बटेगी। तो फिर इस वाले ब्रांच का और इस वाले ब्रांच का करंट पता चल जाएगा। फिर इस वाले जंक्शन में, मतलब आपको इसमें करंट पता है, इसमें करंट पता है, इसमें करंट पता है, इसमें करंट पता है। तो अब आप इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे जंक्शन रूल लगा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये मैंने बेसिक आपको बता दिया, इस तरीके से कर सकते थे, ये क्वेश्चन आ जाएगा। अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मुझे फिर दोबारा बताना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका आर इक्विवेलेंट निकालिए, इसका आर इक्विवेलेंट निकालिए, दोनों फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में आएंगे, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो फिर आपका आई पता चल जाएगा, ये वाला आई पता चल जाएगा। आई की वैल्यू दोनों आई जो होगी ये फिर रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बटेगी, और फिर इसमें भी यही सेम आई रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में बटेगी, क्योंकि ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो अब इस पॉइंट आपको इस ब्रांच में पता चल चुका है, इस ब्रांच में और इस ब्रांच में। तो आप जो है किरचॉफ फर्स्ट लॉ की हेल्प से यहाँ पे करंट निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी से। चलिए ओके, चलिए ये तो था थोड़ा सा हम लोगों ने बेसिक्स देख लिया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नोडल एनालिसिस की। नोडल, अब देखिएगा यहाँ पे दो बातें आती है। पहला तो कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान से सुनिएगा, दो कॉन्सेप्ट और मैं आपको बताने वाला हूं। एक होता है शॉर्ट सर्किट का। शॉर्ट सर्किट का बेसिकली यही मतलब होता है, एक जीरो रेजिस्टेंस वायर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आप लगा दो तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा। समझ लो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए मैं बोलूं तो ये आपका दो रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, एक बैटरी दे रखा है, लेकिन इसको इस तरीके से हमने कनेक्ट करवा रखा है। ध्यान से सुनना, ये ऐसे कनेक्ट करा रखा है। ये आपका है 2 ओम और दिस इज 3 ओम और दिस इज व्हाट 6 वोल्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, तो अभी ये ओपन है, अगर तुम ध्यान से देखो तो ये स्विच ओपन है। तो ध्यान से देखिए, इस पूरे सर्किट में जो करंट पास कर रहा होगा वो हो रहा होगा, ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे, क्योंकि ये तो ऐसे ही लगा हुआ ना। इसको जब बंद करोगे तब कुछ कोई अलग कॉम्बिनेशन बनेगा। तो सिंपल सी बात है, आई की वैल्यू हो जाएगी 6/5, मतलब पहले जो करंट है वो 6/5 जाएगी। अब जैसे आप इसको कनेक्ट करवा दोगे, मतलब स्विच को बंद करोगे, तो आप लॉजिकली सोचना अब क्या हो जाएगा। लॉजिकली सोचना, इसको व्हाइट से जो मैं दिखा रहा हूँ इसको अब थोड़ा सा सोचना तो तुम्हें समझ में आएगा। इसके अक्रॉस एक कनेक्टिंग वायर आपने लगा दिया, तो यहाँ का पोटेंशियल अगर सपोज करो कुछ V1 है तो यहाँ का पोटेंशियल भी V1 हो गया। मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस जीरो हो गया तो करंट पास करेगी ही नहीं, लॉजिकल बात है। इसका मतलब ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो वाला रेजिस्टेंस के थ्रू कोई करंट पास नहीं करेगी। आप इसको ऐसे समझो कि यहाँ से करंट सपोज करो आई। अब इसके पास दो रास्ते हैं, एक में 2 ओम के रेजिस्टेंस वाला जिसमें कि 2 ओम का रेजिस्टेंस है, और एक ऐसा रास्ता है व्हाइट वाला जिसमें कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो करंट वो वाली पाथ को प्रीफर करेगी जिसमें कि रेजिस्टेंस हो ही ना। तो सारी करंट जो है ये व्हाइट वाले पाथ से निकल जाएगी और इस वाले पाथ में कोई करंट जाएगी नहीं। मतलब ये सर्किट का
ऐसा पार्ट है जिसमें करंट जा ही नहीं रही है, इसको कोई, इससे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है सर्किट में, तो यानी आप इस वाले पार्ट को आप मिटा सकते हो। इस वाले पार्ट को मैंने मिटा दिया और इसका इस वाले पार्ट को अगर मिटा दिया तो अब सर्किट कुछ इस तरीके से बन गया। अब सर्किट अगर इस तरीके से बन गया तो ध्यान से देखिए नेट करंट कितना आ जाएगा, नेट रेजिस्टेंस 3 ओम है और नेट पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 2 एम्पियर। तो ध्यान से देखिए, अगर हम किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस जीरो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्ट करा दे और उस जीरो रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट कराने के कारण उस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। आपने घर में सुना होगा कि शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल के लिए देखो, एक वायर आई हुई है, दूसरी वायर आई हुई है, आपने एक बल्ब को इस तरीके से जलाया, मान लो ये आपका बल्ब है, लेकिन इस वायर में थोड़ा सा वायर इस तरीके से निकले हुए थे। अब क्या हुआ, ये वायर और ये वायर चिपक गई और ये मान लो कि बोर्ड से कनेक्टेड थी, तो आपकी करंट ऐसे करके आई और इधर से निकल गई और आपके बल्ब में गई नहीं, क्योंकि बल्ब में कुछ रेजिस्टेंस था। तो ये अगर ऐसे करके आती, समझना मेरी बात को, असल में बल्ब में करंट कैसे करके फ्लो करता है समझना, एक जो वायर होता है ना, उससे करंट जाता है और दूसरे वाले वायर से करंट आता है और इस वाले रेजिस्टेंस में सिंपल सी बात है करंट पास करती है। अब अगर मान लो यहाँ का कोई वायर और यहाँ का वायर टच कर जाए तो क्या होगा, करंट ऐसे करके जाएगी और इधर से आ जाएगी और इस वाले बल्ब में कोई भी करंट नहीं जाएगी। अगर रेजिस्टेंस अचानक से बहुत कम हो जाएगा सर्किट का, तो क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। देखो ना, I इज इक्वल्स टू डेल्टा V बाई आर। तो तुम्हें पता होगा कि घर में हमारे जितने भी अप्लायंसेस लगे होते हैं सभी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं। तो सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है, डेल्टा V की वैल्यू सेम है, R अचानक से घट गया तो करंट की वैल्यू अचानक से बढ़ेगी, करंट की वैल्यू अचानक से बढ़ेगी तो कई बार आप देखते हो वायर जल जाता है, जो कि आपको घर में दिखता है। तो यही सेम चीज है, देखो पहले करंट की वैल्यू 6/5 थी, अब ध्यान से देखो 2 एम्पियर हो गई। 6/5 मतलब कि 1 एम्पियर के करीब थी, अब 2 एम्पियर के आसपास हो गई। इसलिए आपका कई बार क्या होता है, शॉर्ट सर्किट के केस में आपका जो बहुत सारे अप्लायंसेस है वो जल जाते हैं। ठीक है, पावर दूसरी बात है, पावर के बारे में देखेंगे। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है तो सिंपल सी बात है पावर भी तो चेंज हो रहा होगा ना। लॉजिकल बात बोलो बेटा, पावर अभी बता रही नहीं है तो उस पर बाद में बात करेंगे। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। तो ये आपका शॉर्ट सर्किट हुआ। कई लोग बोलेंगे क्या सर ये शॉर्ट सर्किट है, जैसे अभी आपने क्वेश्चन कराया, क्या ये शॉर्ट सर्किट है, क्या ये शॉर्ट सर्किट था? ये मान लो R1 रेजिस्टेंस है या R2 रेजिस्टेंस है या R3 रेजिस्टेंस है, मेरा कहना है ये शॉर्ट सर्किट नहीं है। अब रेजिस्टेंस डिक्रीज इसलिए हुआ, गधेरे हो क्या? यहाँ पे अगर यहाँ वाला जो रेजिस्टेंस था इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, मतलब ये सर्किट का पार्ट ही नहीं है। सर्किट का जब पार्ट नहीं तो उसको हटा दो, तो सर्किट में रेजिस्टेंस कौन सा रहा, यही वाला रहा ना। तो ओनली रेजिस्टेंस पहले ये और ये था, अब ये हट गया है तो सिंपल सी बात ये रेजिस्टेंस रहा ना। अगर इस वाले केस में देखो, पहले ये वाला बल्ब रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा था लेकिन अब करंट इधर से पास कर गई, मतलब इसका कोई काम है नहीं, तो सिंपल सी बात है ये वाला रेजिस्टेंस हट गया ना सर्किट से। ठीक है, लॉजिकल बात भी आप लोगों को समझ में आती है। ये आपका शॉर्ट सर्किट का पार्ट नहीं है, क्योंकि देखो अगर यहाँ का पोटेंशियल आप V1 मानो तो यहाँ का पोटेंशियल भी V1 है और यहाँ का पोटेंशियल भी V1 है, तो ध्यान से देखो। और अगर यहाँ का पोटेंशियल आप V2 मानो तो यहाँ का पोटेंशियल V2 है और यहाँ का पोटेंशियल V2 है। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो कर देना। क्या R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो कर दिया? नहीं किया। क्या R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया? देखो ना, R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 है, इसी तरीके से R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 है, इसी तरीके से इसके क्रॉस भी वही है। तो मतलब एक्चुअली में ये तीनों जो है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में चले गए, ना कि शॉर्ट सर्किट में हो गया। शॉर्ट सर्किट का बस इतना सा मतलब है, एक कनेक्टिंग वायर इस तरीके से जोड़ो कि किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए। ये याद रखिएगा, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ना कि सीरीज को, ना कि आपका। ठीक है, चलिए ये आपका मतलब होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है, समझ रहे हो? तो ये याद रखिएगा, ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ना कि शॉर्ट सर्किट में है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब सर्किट एनालिसिस के कुछ पार्ट्स हम लोग देख लेते हैं। सर्किट एनालिसिस का हेडिंग डालिएगा, हेडिंग डाल लीजिएगा नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस क्या होता है? ऑलरेडी हम लोग एक एनालिसिस कर चुके हैं किरचॉफ सेकंड लॉ की हेल्प से, तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं पूरे सर्किट में घूमो हुआ। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं, अगर ये क्वेश्चन आ गया होता है, एग्जांपल के लिए मैं आपको बोल रहा हूं,
ये है मान लो। अब आपको बोले कि इस वाले ब्रांच से करंट बताओ, उस वाले से ये, तो आप क्या करो, इसमें एक्स करंट मान लो, इसमें वाई करंट मान लो अपने हिसाब से, इसमें जेड करंट मान लो, या आप मान सकते हो कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ से ये एक्स प्लस वाई होगा। एक इस लूप में घूम जाओ, एक इस लूप में घूम जाओ, दो इक्वेशन आएगा, दोनों को सॉल्व करो, एक्स वाई की वैल्यू आ गई, आंसर आपका आ जाएगा सारा चीज। तो ये तो आप लोगों ने किरचॉफ सेकेंड लॉ की हेल्प से ये चीज करना जाना है, ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ वो होता है मेरा नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस क्या होता है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, हर एक ब्रांच के क्रॉस अगर चाहे वो कोई भी सर्किट का एक ब्रांच है जिसमें कि रेजिस्टेंस भी है, बैटरी भी है, या ओनली रेजिस्टेंस है, या रेजिस्टेंस प्लस बैटरी है, तो आप उसमें आप कहीं ना कहीं करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। याद करो, एक ब्रांच है जिसमें ओनली रेजिस्टेंस है, लेकिन उस ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, तो आप उस ब्रांच में करंट की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको यह कह दिया जाए कि एक ऐसा ब्रांच है जिसमें रेजिस्टेंस भी है और बैटरी भी है, उसके अक्रॉस लेकिन टर्मिनल वोल्टेज पता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, तो आप उसमें भी करंट निकाल सकते हो, जो कि मैंने आपको बताया, I इज इक्वल्स टू V इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फर्स्ट पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल प्लस माइनस ओ बी अपॉन आर टोटल। इससे आप निकाल सकते हो, ये ऑलरेडी आप लोग जानते हो। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर ध्यान से सोचोगे, तो मान लो कि एक ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे सपोज करो एक बहुत बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं, कई लोग इसको ब्रिज स्टोन ब्रिज मान लेते हैं, अच्छी बात है, बैलेंस ब्रिज स्टोन ब्रिज नहीं है, ये ब्रिज स्टोन ब्रिज है। जैसे मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये R5 है। सपोज दैट ये आपको दे रखा है और आपको बोल दे कि R5 में थ्रू कितना करंट पास कर रही है, ये इसकी वैल्यू बताइए। लेकिन ये बैलेंस ब्रिज स्टोन ब्रिज नहीं है, मतलब R1 बाई R2 नॉट इक्वल्स टू R3 बाई R4, तो ऑब्वियस सी बात है R5 के थ्रू करंट जीरो पास नहीं करेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इसमें जो करंट की वैल्यू होगी, अगर करंट की वैल्यू अगर तुम ध्यान से देखोगे R5 में, वो कैसे निकालेंगे? तो मान लो कि ये बैटरी E दे रखा है, तो सिंपल सी बात है कि ये 0 हो गया, ये E हो गया। इसके ऑब्वियस सी बात है, इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका जो EMF है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया 0 और ये हो गया E, मैंने ये लिख दिया। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल पता चल जाए तो सारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि हर एक टर्मिनल के अक्रॉस कितने टर्मिनल्स हैं, अगर तुम इसको जोड़ो, एक तो ये वाला एक तो ये वाला ब्रांच है, एक ये वाला ब्रांच है, एक ये वाला ब्रांच है, एक ये वाला ब्रांच है और एक ये वाला ब्रांच है। ध्यान से देखिए, इसमें 5 ब्रांच है, 1 2 3 4 5। अगर ये दोनों पोटेंशियल पता चल गया तो सभी ब्रांचेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। अगर सभी ब्रांचेस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा तो आराम से आप करंट लिख सकते हो, करंट लिख सकते हो, कुछ भी पूछ दे वो आप सारी चीजें लिख सकते हो। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि हम V1 और V2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो। चलो इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इस वाले ब्रांच में करंट की वैल्यू I1 है, इस वाले करंट इसमें करंट की वैल्यू I2 है। मान लिया अंदर की ओर, आप चाहो तो उस तरफ भी मान सकते थे, ये आप पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से हमने मान लिया इस वाले ब्रांच में करंट की वैल्यू I3 है, इसमें मैं बोल रहा हूँ I1 और ये I2 और ये I3। इसी तरीके से इसमें मान लिया I3 और ये I4 इस तरफ जा रहा है और यहाँ I5 इस तरफ जा रहा है। अपने मन से मैंने माना है, कोई जरूरी नहीं है आप भी ऐसा मानो, मैंने अपने हिसाब से मान लिया। आप चाहते तो I1 इधर, I2 उस तरफ, I3 इस तरफ, कुछ भी मान सकते थे। उस हिसाब से आपको किरचॉफ फर्स्ट लॉ आप लिख सकते हो। तो अगर आपने इस तरीके से माना है तो इस वाले जंक्शन में किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाओगे तो आप लिखोगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। मेरा कहने का मतलब है इंटरिंग करंट को हम इस जंक्शन में पॉजिटिव मान लें तो तीनों इंटरिंग करंट का सम 0 के बराबर होना चाहिए। एक्चुअली में तीनों इंटरिंग हो नहीं सकती, क्योंकि आपको भी पता है कोई ना कोई करंट जो हम लोगों ने मान रखा है तीनों इंटर कर रही है, असल में एक एग्जिट होगी या 2 एग्जिट होगी, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अच्छा I1 की वैल्यू अब लिख लीजिए। अब I1 की वैल्यू क्या लिखोगे, अगर तुम ध्यान से देखो I1 इस वाले ब्रांच में है, अगर I1 इस वाले ब्रांच में है तो ध्यान से देखो इस वाले ब्रांच का करंट कितना लिखोगे। मुझे लगता है कि आप लिखिएगा I1, देखिए यहां से यहां की ओर फ्लो कर रही है, तो ध्यान से देखिए दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल, तो मैं लिखूंगा I1 की वैल्यू, देखिए ध्यान से देखिए E माइनस ऑफ V1 अपॉन R1। ध्यान से देखिए यही लिखिएगा। अरे तुमने करंट की डायरेक्शन ऐसे मानी है तो उसके हिसाब से E माइनस ऑफ V1 अपॉन R1 हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए V2 की I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ध्यान से देखिए, आपने माना है कि ये पोटेंशियल हाई है क्योंकि करंट ऐसे जा रही है, तो सिंपल सी बात है 0 पोटेंशियल इज हायर देन V1, तो आप लिखोगे 0 माइनस V1 अपॉन R3।
प्लस ऑफ I3 की वैल्यू कितनी लिखिएगा, I3 देखिए आपने ऐसे माना है तो इसका मतलब है V1 इज स्मॉलर देन V2, तो आप बोल सकते हो V2 माइनस V1 अपॉन R5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो V1 और V2 में आपका पहला इक्वेशन आ गया। इसी तरीके से आप इस वाले जंक्शन में आप लिख दीजिए, कैसे लिखिएगा, आप लिखिएगा I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल्स टू 0। ये लिख के बताइए I3 प्लस I4 प्लस I5 कैसे लिखिएगा, ये मुझे लिख के बताइए कैसे लिखिएगा। तो मुझे लगता है I3 की वैल्यू आप लिखिएगा, ध्यान से देखिए ऑलरेडी करंट जो है इधर, करंट जो देखिए I3 इधर जा रही है, इसका मतलब है दिस इज V2 माइनस V1 अपॉन R5 प्लस I4 की वैल्यू कितनी लिखिएगा, I4 की वैल्यू लिखिएगा देखिए ध्यान से V2 माइनस 0 अपॉन R4, ठीक है, प्लस I5 की वैल्यू कितनी लिखिएगा, दिस इज I5, तो I5 की वैल्यू लिखिएगा V2 माइनस E अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल V1 V2 की वैल्यू आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। तो ये देखो, ये है दूसरे की कनपट्टी में रख के गोली चलाना, मतलब हमने लॉलीपॉप दिखाया किरचॉफ फर्स्ट लॉ का, लेकिन निकाला, उससे निकल क्या गया, करंट की वैल्यू दिखाया लेकिन निकल गया वोल्टेज, समझ रहे हो, इसी को बोलते हैं दूसरे कनपट्टी में दिखा के दूसरे को गोली मारना। कैसे, देखो कोई बच्चा देखेगा तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, मतलब I1 की वैल्यू आएगी, I2 की वैल्यू आएगी, I3 की वैल्यू आएगी, नहीं, इससे पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को, ये लिखा जरूर है लेकिन इससे पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप करंट नहीं लिख सकते। समझ रहे हो मेरी बात को, V2 माइनस V3, हाँ सही है, V2 माइनस क्या लिख रहे हो, अच्छा V2 माइनस V1, चलिए ठीक है, समझ में आया। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को, तो आपको V1 और V2 की वैल्यू आ जाएगी, तो आप आराम से लिख सकते हो। अच्छा, बहुत अच्छा। अब एक जैसे क्वेश्चन पूछूं आपसे, मान लो ये वाला क्वेश्चन रहता, एग्जाम्पल के लिए देख लो, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे दिया था, दिस इज R1, कितने मिनट चलेगा, 5 मिनट है किस में हमारे 1.5 5 5 मिनट आ जाएगा ना, 5 मिनट आ जाएगा, क्लास स्टार्ट होगी। This is R1, this is R2, this is R3, this is R4, this is R5, this is E1। तो अब आप क्या कीजिएगा, मुझे लगता है फिर से वही, आप यहाँ का V1 और यहाँ का V2 मान लीजिए, सारी चीजें लिख लीजिए, अगर V1 और V2 आ जाएगा तो आराम से लिख सकते हो। अब दिक्कत हो गया, अब दिक्कत कई लोगों को क्या होगा कि सर इस वाले ब्रांच में करंट कैसे लिखेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर इस वाले ब्रांच में करंट नहीं लिख पाए ना, तो लॉजिकल बात है कि तुम गधेड़े हो। मान लो इस वाले ब्रांच में करंट तुमने मान लिया, इस तरफ I2 है, इसमें I1 इस तरफ है, इसमें I3 इस तरफ है, तो लिख लो ना I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0। और I2 की वैल्यू किधर लिखोगे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फर्स्ट पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल प्लस माइनस ऑफ E अपॉन R टोटल। तो देखो ये भी आ गया, तो मेरा ये कहने का मतलब है ये देता या कुछ भी और भी दे देता, भाई तुम कर लेते, आराम से कर लेते। समझ रहे हो मेरी बात को, अगर ये नहीं भी देता, अगर तुम्हारा इस वाले ब्रांच में बैटरी डाल दिया होता, इस वाले ब्रांच में बैटरी डाल दिया होता, इस वाले ब्रांच में बैटरी डाल दिया होता और इस वाले ब्रांच में बैटरी डाल दिया होता, मुझे लगता है आप कर सकते थे, आराम से कर सकते थे, और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता, सच बता रहा हूं। इस वाले ब्रांच में भी 2-3 बैटरी 2-3 रेजिस्टेंस, इस वाले ब्रांच में भी 2-3 बैटरी 2-3 रेजिस्टेंस, और इस वाले ब्रांच में भी 2-3 बैटरी 2-3 रेजिस्टेंस, सब में अगर 2-3 बैटरी 2-3 रेजिस्टेंस लगा दिया होता, सच बता रहा हूँ आधे बच्चों की तो दिमाग ही खराब हो गई होती कि साला लिखे तो लिखे कैसे। लेकिन मेरा बस यही कहना है, अगर वो छोटा सा तरीका I इज इक्वल्स टू वॉट क्या लिखते हैं वो अगर आपको पता है, तो आराम से आप इस पॉइंट पे, इस पे मान लेना करंट I1 I2 I3। अब ये I1 की वैल्यू कैसे लिखोगे, अगर इसमें रेजिस्टेंस भी है बैटरी भी है, अगर इसमें भी रेजिस्टेंस भी है बैटरी भी है, तो ये कैसे लिखोगे, इसमें भी रेजिस्टेंस भी है बैटरी है, तो कैसे लिखोगे। तो मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये चीज आपको पता है तो बहुत आसान कर देगा। और ये जो क्वेश्चन होता है ना कि सभी ब्रांच में बैटरी भी है और रेजिस्टेंस भी है और एक बैटरी से कनेक्टेड है, अपने आप में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए आ जाता है कि अगर आप किरचॉफ सेकंड लॉ के हिसाब से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे बेटा, तो बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत सारे बहुत आपका टाइम भी जाएगा। लेकिन इस वाले मेथड से अगर आप I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0 लिखते हो, तो फिर I1 की वैल्यू लिखना भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान है, जो तरीका मैंने आपको बताया, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फर्स्ट पोटेंशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल। ठीक है सर, यस सर, आपने ऑब्जर्वेशन दिया है
उससे ये सवाल में कुछ नहीं बचेगा। हाँ ऑब्वियस सी बात है, इस सवाल में कुछ बचेगा ही नहीं, उसके बाद आसानी से हो जाएगा। तो मेरा ये क्वेश्चन है, अगर ध्यान से सुनिएगा, कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी दे दिया होता, ध्यान से देख लो, इस तरीके से कुछ भी दे दिया होता, सिंपल सी बात है, आधे बच्चे तो इसको ऐसे ही देख के रो दिए होते, बोलते हैं कि साला छोड़ दो, 5 नंबर जाएगा जाएगा कोई बात नहीं, और इसको ऐसे बैटरी से लगा दिया होता तो लाइफ बहुत जिंगा लाला हो जाता, लेकिन आप कई बोलते कि साला खत्म करो। तो देखो यहाँ का पोटेंशियल तो आपको पता चल गया होता, लेकिन यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल निकालने के लिए आपको वही नोडल एनालिसिस का यूज करना पड़ता है। वही अब इस ब्रांच में करंट कैसे लिखोगे, इस वाले ब्रांच में कैसे लिखोगे, इस वाले में कैसे लिखोगे, इस वाले में कैसे लिखोगे, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि बैटरी और रेजिस्टेंस हो तो कैसे करंट की वैल्यू लिखनी है, तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो मेरा कहना है बेटा, आपका जो है वो मैंने ऑलरेडी आपका नोडल एनालिसिस तक कंप्लीट करा दिया। नोडल एनालिसिस तीसरा लेक्चर है, मतलब तीसरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। अभी आप लोगों की कार्तिकेय सर की क्लास होगी, आई थिंक शायद जेईई मेंस वाले क्रैश कोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक का कार्तिकेय सर की क्लास है। उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर, अच्छा एक बात बताओ, कल मैंने बताया था ना टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी, तो वो क्या बताया था, रो इज इक्वल्स टू रो नॉट ई टू डी पावर अल्फा डेल्टा टी। तो बताओ अल्फा और टेम्परेचर का ग्राफ कैसे बनेगा? सिंपल सी बात है, अल्फा और टेम्परेचर का जो ग्राफ है फॉर मेटल्स वो ऐसे बनेगा। कई लोग सोचते हैं कि सर रो इज इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये आता है ना, तो मेरा ये कहने का ये एक्चुअल रिलेशन आता है, उससे ये वाला रिलेशन आता है। याद कीजिए मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर हम टेम्परेचर के डिफरेंस को बहुत ज्यादा स्मॉल माने तो अप्रोक्सीमेटली ये रिलेशन इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और तुम सोचो ना, अगर एक टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत छोटा मानोगे तो ये वाला ग्राफ का जो सेगमेंट होगा ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो एक्चुअली में आपका जो रो वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो ऐसे आता है। अगर तुम ध्यान से देखो, ये कंडक्टर के लिए आता है और ये एलॉय के लिए आता है, और अगर तुम ध्यान से देखो इसके लिए क्या बोलते हो, सेमीकंडक्टर्स के लिए, तो सेमीकंडक्टर्स के लिए ऐसे आता है रो वर्सेस टाइम का ग्राफ, समझ रहे हो? ये 3 चीजें हैं, ये तीनों चीजें आपको याद रहनी चाहिए, क्योंकि जेईई मेंस का एग्जाम समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा लो लेवल का 3rd ग्रेड का हो चुका है, तो हो सकता था ये ग्राफ आपसे पूछ ले। ये एलॉय के लिए है, ये आपका किसके लिए है भैया, कंडक्टर के लिए, जैसे मेटल्स के लिए हो गया, और ये सेमीकंडक्टर्स के लिए रो वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, चलिए ये छोटी सी चीज थी जो मैंने कल आई थिंक मिस कर दी थी, बहुत सारे लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी इज अ रिजल्ट ऑफ नोडल एनालिसिस, ये कल हम लोग देखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, और उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये वो सारी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आई होप एक तरीके से हमारे ऑफलाइन कोचिंग के बच्चों के लिए तो ये तो रिवीजन क्लास था, और आप लोगों के लिए ये एक तरीके से अच्छे से करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक डिटेल हो जाएगा, क्योंकि 12th में अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता है बेटा तो ये मान के चलो कि तुमसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी दिक्कत आएगा, आरसी सर्किट में भी दिक्कत आएगा, एलआर सर्किट में भी दिक्कत आएगा, सब में दिक्कत आएगा, लॉजिकल बात है। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और ग्रुप में करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैं मतलब कि ये जो डीपीपी है वो शेयर कर दूंगा, उसको सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।